नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और मैंने आपको कल पढ़ाया था कि परमाणु के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको थोड़ा सा बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमारे जीवन से संबंधित है। क्रियाएं जो होती हैं, इनका सबसे मुख्य आधार क्या है, और इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये क्लास 9 की भी चैप्टर नंबर 5 में भी है, और दूसरी चीज़ दूसरे एग्जाम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जो आगे आपको आने वाली है। एक बार आप वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अन्य मित्रों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमको आगे की वीडियो देखने के लिए, बनाने के लिए, आपके लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। तो मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो देखिए, मैंने आपको बता रहा हूँ सेल के बारे में कि सेल या कोशिका होती क्या है। हम जानते हैं हमारे जीवन की जो सबसे मुख्य आधार है वो क्या है, कोशिका है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग क्या है, एक मकान छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा शरीर क्या है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती हैं, अरब मरती हैं और निर्माण होता है। इस प्रकार हमारा शरीर चलता है। तो कोशिका क्या है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। इसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है, इसको इंग्लिश में सेल कहा जाता है, हिंदी में कोशिका कहा जाता है। ये हमारे जीवन की क्या है, मौलिक क्रिया है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, इसे हम सेल कहते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, सेल जानते हैं हम दो प्रकार का होता है। ये क्या है, दो प्रकार की होती है कोशिका, दो प्रकार की होती है। एक कोशिका होती है और एक होती है बहुकोशिका होती है। अब हम ये जानने के पहले, एक को यूनिसेलुलर बोलते हैं और एक को मल्टीसेलुलर बोलते हैं। लेकिन आपको हम इसके बारे में बताने के पहले थोड़ा सा मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये कोशिका शब्द आया कहां से, और इसको सबसे पहले इसके बारे में किसने जानकारी दी। तो मैं आपको सेल के बारे में, कोशिका के बारे में बता रहा हूं। कोशिका की जो खोज है, इसको सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने एक पतली कार्क की झिल्ली को, पतली कार्क की झिल्ली थी जिसे निर्जीव थी ये, इस झिल्ली को, कार्क की झिल्ली को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, और सूक्ष्मदर्शी द्वारा पहली बार देखा था रॉबर्ट हुक ने। और जब देखा इन्होंने, तो ये जो कोशिका थी, ये कुछ मधुमक्खी के छत्ते की तरह, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते की तरह इसका कुछ आकार दिख रहा था इनको। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया था ये क्या है, कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका शब्द नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया था, कोशिका शब्द। ठीक है, लेकिन ये तो कोशिका के बारे में हो गया बेसिक, जो सबसे चीज है, छोटी चीज है, जो रॉबर्ट हुक ने बताई, पूछा जाता है एग्जाम्स में। और ये कोशिका के बारे में, ये तो निर्जीव कोशिका थी जो रॉबर्ट हुक ने कार्क की झिल्ली से बनाई देखी थी। उसके बाद आती है सजीव कोशिका। सजीव कोशिका की खोज जो है, सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। इनको एन लीवेनहॉक या एंटी लीवेनहॉक कहा जाता है, एंटी लीवेनहॉक ने किया था। इनको जीवाणु विज्ञान का पिता भी इसीलिए कहा जाता है। पहली बार इन्होंने सजीव जीवाणुओं को देखा था, जीवाणु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ माइक्रो, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं इंग्लिश में, फादर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कौन है, लीवेनहॉक है। ठीक है, तो लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका को देखा था। इसके बाद कोशिका से संबंधित जो अन्य सिद्धांत हैं, कोशिका सिद्धांत कह सकते हैं, सेल थ्योरी कह सकते हैं, कोशिका सिद्धांत, इसे दिया था स्लीडन और श्वान ने, स्लीडन एवं श्वान ने। अब और आगे आते हैं, तो कोशिका के अंदर जो है केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, इसको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन केंद्रक की खोज जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। तो ये कोशिका से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज थी, थोड़ा हमने आपको बता दिया है। तो इसका आकार कैसा होता है, मधुमक्खी की छत्ते की तरह होता है देखने में। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि ये जो एक कोशिका होती है, ये बहुकोशिका होती है, ये होती कैसे है, इसमें अंतर क्या होता है। अगर एग्जाम में आ जाए एक कोशिका और बहुकोशिका में आप अंतर बताइए, तो उसको आप किस तरह लिखेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं, किसकी खोज किसने की थी। ठीक है,
प्यास लग जाती है तो पानी पी लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक कोशिकी और बहुकोशिकी के बारे में, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर के बारे में। यूनिसेलुलर क्या होता है? पहली चीज तो यूनिसेलुलर जो एक कोशिका होती है ये केवल एक कोशिका से बल्कि बनी होती है। इसमें कोशिकाओं की संख्या एक कोशिका से बनी होती है, इसमें कोशिका की संख्या केवल एक होती है। और जो बहुकोशिकी है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिकी जो जीव होते हैं, जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो एक कोशिका होती है, जो एक कोशिका होती है ये छोटी होती है, स्मॉल, छोटी साइज की होती है। जो बहुकोशिका होती है ये बड़े आकार की होती है, इसका आकार बड़ा होता है। तीसरा, इसमें जो सारी क्रियाएं होती हैं, इसमें जो सारी क्रिया होती है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं और अन्य क्रियाएं होती हैं, जैसे जनन क्रिया होती है। जो जनन होता है इसमें एक कोशिका के ही द्वारा होता है, उस एक कोशिका के द्वारा होता है। और इसमें जो जनन होता है वो विभिन्न कोशिका, जनन विभिन्न कोशिकाओं द्वारा होता है। इसमें चौथा है जो कार्य होता है, एक कोशिका, जो सारे कार्य होते हैं कोशिका के, इसमें एक कोशिका द्वारा होते हैं। कार्य जो विभाजन है, कार्य विभाजन एक कोशिका में होता है, एक कोशिका से होता है। इसमें कार्य विभाजन अनेक कोशिका द्वारा होते हैं, अनेक कोशिका द्वारा होते हैं। इसका एग्जांपल आप एक कोशिकीय जीव का, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये हो गए। ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, हम मनुष्य बहुकोशिकीय है और बहुत सारे जीव आते हैं सारे। तो ये एक कोशिका और बहुकोशिका में अंतर हो गया। अब इन्हीं एक कोशिका और बहुकोशिका को लेकर के यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आता है। तो मैं आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर बता देता हूं। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें अंतर देते हैं स्कूल वाले, इसमें आप अंतर लिखिए, इसमें डिफरेंस लिखिए, क्या अंतर होता है। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये छोटी होती है, ये आकार में छोटी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये आकार में बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है बीचों बीच में कोशिका की, वो अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, इस वाले में केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो केंद्रकी भाग होता है वो अनुपस्थित होता है, केंद्रकी भाग नहीं होता या केंद्रक नहीं होता। और जो कोशिका विभाजन होती है वो जो कोशिका विभाजन होता है वो बहुखंडन या विखंडन द्वारा होता है। और इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो जनन द्वारा होता है। इसमें जो कोशिका के अंगक होते हैं, अंगक, कोशिका के अंग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, होते ही नहीं है। इसमें कोशिका के अंगक उपस्थित होते हैं।
अब देखो ये क्या होता है ना, इसमें जो केंद्रकी भाग होता है वो झिल्ली से जो केंद्रकी भाग होता है, इसमें केंद्रकी भाग अनुपस्थित होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें केंद्रकी भाग उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने आपको अंतर बता दिया, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो बाद में डाल देते हैं। ठीक है, ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर हो गया। अब मैं आपको जैसे कोशिका के बारे में फिर से ले चलता हूँ जहां से मैं आया था। ठीक है, तो मैं बता रहा था कोशिका जो होता है एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। अब हम और भी कोशिका को बांटते हैं, उनको संरचना के आधार पर, या हम जैसे जीवों में पाई जाती है तो जीवों में बांटते हैं किस तरह कोशिका होती है। तो पहली जो जीवों कोशिका होती है, पहला प्रकार होता है एक पादप कोशिका होती है, और दूसरा जो होती है वो जंतु कोशिका होती है। हमने आपको चित्र भी ये बनाया है, ये पादप कोशिका का चित्र है, ये जंतु कोशिका का है। तो ये अलग अलग किताब में अलग अलग चित्र रहता है। तो मैं ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका। तो स्कूल वाले आपको दे देते हैं प्लांट सेल और जंतु एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में आप अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्कूल वाले लगभग ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, देते रहते हैं अपने क्लास में। तो पादप कोशिका जो होती है ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। और जो जंतु कोशिका है ये जंतुओं के शरीर में पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, जंतुओं का शरीर इसी कोशिका से बना है। दूसरा, जो पादप कोशिका होती है इसमें लवक उपस्थित होता है, इसमें लवक अनुपस्थित होता है, इनमें लवक हरित लवक नहीं पाए जाते। ठीक है, तीसरा, जो पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बहुविकल्पी में पूछा गया प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अभी हम आगे बताएंगे कोशिका झिल्ली का या इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, चौथा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता है। इसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है, उसमें भी माइटोकांड्रिया पाया जाता है। इसकी रसधानी बड़ी होती है, इसकी रसधानी बड़ी होती है, इसकी रसधानी, इसको वैक्यूल्स बोलते हैं, रसधानी छोटी होती है। पांचवा, अब देखिए हमको पादप कोशिका इसमें देख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें भी कोशिका अंगक होते हैं, उसमें भी कोशिका अंगक होते हैं। ठीक है, इसकी रिक्तिका बड़ी है, उसकी रिक्तिका बड़ी है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, और इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो ये पादप कोशिका जंतु कोशिका में इस प्रकार आप अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं और बहुत सारे अंतर हैं, इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जैसे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका का आप नाम बताइए, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, और सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जो अपने आप से देख लेते हैं, कुछ को नहीं देख पाते। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है हमारी पृथ्वी पर। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है, और जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है, जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, इसको न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर पढ़ लिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। आप देख सकते हैं ये केंद्रक है, इसमें केंद्रक ये है, ये रिक्तिका इसकी बड़ी है, ये देखिए रिक्तिका इसकी छोटी है। इसकी बाहरी परत को ये जो बनी है इसको जो है
कोशिका भित्ति कहा जाता है, इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसमें जो द्रव्य भरे जाते हैं, पादप कोशिका में जो द्रव्य लिक्विड भरा है, इन सब में उसे कोशिका द्रव्य बोलता है। कोशिका का द्रव्य कोशिका के अंदर भरा जाने वाला कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे ये कोशिका किन किन चीजों से, किस चीज से मिलकर बनी होती है। हम तो इसके बारे में अंतर पढ़ लिए। तो हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग, कोशिका के भाग, पार्ट ऑफ सेल। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसमें पहला आता है कोशिका झिल्ली, ये आप बाहर देख ले रहे हैं ना, पहला भाग है इसका कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा इसका भाग है। अब इसके बाद इसके अंदर वाला भाग, एक ये बाहर, एक अंदर ना, एक सबसे मध्य में, ठीक 3 भाग हो गए। सबसे बीच में से जो लिक्विड भरा जाता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका दूसरा भाग है कोशिका द्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा इसका भाग होता है न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक कहा जाता है, सबसे बीचों बीच में पाया जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, ये 3 भाग कोशिका के होते हैं। आइए हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो पहला इसमें है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली होती है। एक कोशिका झिल्ली होती है और एक कोशिका भित्ति होती है। इस कोशिका झिल्ली को 2 भाग में बांटा गया, एक कोशिका भित्ति और एक प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, ये पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, और कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिका में पाई जाती है। और जो प्लाज्मा झिल्ली है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन। इसका मेन, इन झिल्ली का, इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? इस कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है? पौधे, इसका कार्य यही होता है, ये पौधे को सुरक्षा कर देती है। इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का। जो बाहर होते हैं वो लोग सुरक्षा करते हैं, चाहे बॉर्डर पे सैनिक हो और चाहे हमारे शरीर की कोशिका की, हमारी कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका के बाहर की होती है। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य सुरक्षा करना होता है। ये कोशिका भित्ति क्या करती है? सुरक्षा करती है, एक कोशिका को संरचना प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है। इसको जो है कौन सा पदार्थ आ जा रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, उस पर भी ये क्या करती है? पदार्थों के अंदर आने और बाहर जाने पे नियंत्रण रखती है। कहते हैं कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ पदार्थ को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है, और कुछ को ये रोक देती है, जिसको चाहेगी वही आ जाएगा, इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये हमने आपको बताया कोशिका के अंदर में कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका भित्ति किसका बना था? प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। ठीक है, ये इसकी बाहरी संरचना को हम कोशिका भित्ति कहते हैं पादप कोशिका में, और इसकी जो बाहरी ये संरचना है जंतु कोशिका में, इसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसकी बाहरी संरचना को। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य सीधे सीधे लिख सकते हैं, कोशिका के अंदर जो द्रव्य या लिक्विड द्रव चीज भरी गई होती है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य जिसमें कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, जिसमें कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं।
कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य जिसमें कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो इस द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंगक उपस्थित होते हैं? इसी में पहले नंबर पे आपका माइटोकांड्रिया आता है। इसी में पहले नंबर पे माइटोकांड्रिया का आता है। माइटोकांड्रिया क्या होता है? माइटोकांड्रिया जो है इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस, बिजली घर, ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ घरों में बिजली की सप्लाई पावर हाउस से होती है, उसी तरह हमारे शरीर में बिजली की सप्लाई, हमारे शरीर में ऊर्जा की सप्लाई, ऊर्जा कहाँ जाएगी, क्या काम होगा, वो कौन करता है? उसे जो है माइटोकांड्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर माइटोकांड्रिया कहलाता है। ये ऊर्जा जो होती है, इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संरक्षित होती है, एटीपी के रूप में इकट्ठा होती है। ठीक है, हमारे घर में पैसा कैसे रखा जाता है? मुद्रा के रूप में। तो हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे रखी जाती है? एटीपी के रूप में। इसलिए एटीपी को हमारे शरीर का क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का सिक्का कहा जाता है, हमारे शरीर की करेंसी, कोशिका की करेंसी। ठीक है, तो होती है। तो ये क्या करता है? ऊर्जा को इकट्ठा करता है, इकट्ठा रहती है, इकट्ठी करती है। ठीक है, इकट्ठा करता है, कुल मिला के ऊर्जा को एकत्र करके रखता है। तो ये पहला अंगक हो गया माइटोकांड्रिया। और ये क्या करता है? ये श्वसन भी करता है। हमारे शरीर में जो श्वसन होता है वो कहाँ से होता है? हमारे कोशिका के अंदर श्वसन कहाँ से होता है? माइटोकांड्रिया से होता है। ठीक है, तो ये माइटोकांड्रिया हो गया। इसके बाद आता है राइबोसोम। और ये माइटोकांड्रिया यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है। किसमें? यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है केवल। माइटोकांड्रिया के पास अपना डीएनए और प्रोटीन होता है, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, प्रोटीन होता है माइटोकांड्रिया के पास। इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, ये बाहर की तरफ ऐसे आएगा, ऐसे निकला रहेगा, ऐसे अंदर की तरफ धागे संरचना इसकी होती है। ठीक है, दूसरा माइटोकांड्रिया के बाद है एक राइबोसोम। तो राइबोसोम की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज लिखी थी। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, हमारे शरीर की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य काम होता है। ठीक है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद तीसरा अंगक जो होता है हमारे शरीर के अंदर में वो लवक, हमारे शरीर में कोशिका के अंदर में वो लवक होता है, लवक, इंग्लिश में इसको प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये पहली चीज तो ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है लवक। ये लवक दो प्रकार का होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ये क्रोमोप्लास्ट ये क्या होता है? ये पौधे को रंगहीन बनाता है। ये पौधे में रंग जो है जहां नहीं पौधे में होता है, कलरलेस होते हैं पौधे, वहां पाया जाता है, मतलब ये जड़ों में पाया जाता है। और पौधे का जो रंगीन भाग होता है, पत्ती हो गई, तना हो गया, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये पत्ती और तने में पाया जाता है। ये पौधे के रंगीन भाग में पाया जाता है। इस पौधे का पौधा रंगीन क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पौधे की जड़ रंगहीन क्यों होती है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। ठीक है, तो ये इसके काम होते हैं लवक के। ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद हम और इनके बारे में जानते हैं, कोशिका के अंगक और कौन कौन से होते हैं। एक होता है गाल्जी उपकरण, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। गाल्जी उपकरण के बारे में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो
तो हमारी जो कोशिका होती है इसी में कुछ ऊपर नीचे ऐसे, ऊपर एक ऐसे ऐसे करके संरचना होती है, ऐसे करके लेटी हुई जो है, ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे संरचना होती है। ये संरचना जो होती है इसी को बोलते हैं, चौथा है गाल्जी उपकरण। इस गाल्जी उपकरण की जो खोज की थी कैमिलो गॉल्जी ने की थी, कैमिलो गाल्जी। गाल्जी उपकरण की खोज जो है कैमिलो गॉल्जी ने की थी। यह किसका बना होता है? गाल्जी उपकरण लिपिड का बना होता है, लिपिड का बना होता है ये, और इसका कार्य होता है अंतःद्रव्यी जालिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन के को इकट्ठा करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका काम क्या होता है? अंतःद्रव्यी जालिका में, अंतःद्रव्यी जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये इसका सबसे मुख्य काम होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? गाल्जी उपकरण के बारे में। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि डीएनए होता है। डीएनए क्या है? हमारे शरीर की आनुवांशिक इकाई है, हमारे शरीर की आनुवांशिक इकाई होती है डीएनए। ठीक है, डीएनए की इकाई क्या होती है? डीएनए की जीन होती है। यह हमारे आनुवांशिक गुणों को माता से, पिता से बच्चों में लेकर के जाता है, ये डीएनए का काम होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें जो डीएनए के अंदर धागे नुमा जो संरचना होती है उसको गुणसूत्र कहते हैं, और मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र, कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ लिया, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया, हमने गाल्जी उपकरण के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बाद केंद्रक, जो तीसरा भाग था वो केंद्रक था, वो न्यूक्लियस था। ठीक है, तो जिस प्रकार हमारे शरीर में जो है मतलब कौन सा पदार्थ आएगा, कौन सा जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, कोशिका के अंदर, इस पर जो नियंत्रण रखता है वो केंद्रक नियंत्रण रखता है। किसी भी ट्रैफिक की जो है, कोई चौराहे पे जो बीचों बीच में खड़ा रहता है पुलिस कंट्रोलर, वो गाड़ियों को बताता है इधर आए, उधर जाए, इधर आए। इसी तरह हमारे शरीर के बीचों बीच में केंद्रक होता है, वो पदार्थों को बताता है यहाँ आएंगे, वहां जाएंगे, इधर आएंगे, उधर जाएंगे। इन पदार्थों को क्या करता है? वो व्यवस्थित करने का काम करता है, जिसको कहते हैं केंद्रक। ये कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है केंद्रक। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इसकी खोज जो है केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और ये जो केंद्रक होता है इसका कार्य क्या होता है? कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, पदार्थ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आएंगे, जाएंगे, कहाँ रहेंगे, सब चीजों पे क्या करता है? ये नियंत्रित करता है केंद्रक। इसका काम नियंत्रण का होता है। ठीक है, इसको हमारे शरीर का, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी तो क्या करता है? नियंत्रित करता है पदार्थों को। ठीक है, कौन आएगा, कौन कहाँ जाएगा, तो ये केंद्रक का काम होता है। ठीक, तो हमारे शरीर में केंद्र की विभाजन होते हैं कि दो, मतलब क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है, और ये केंद्रक का विभाजन होकर के कई कोशिका बनती हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का विभाजन होता है शरीर में, एक समसूत्री होता है और एक होता है समअर्धसूत्री। समअर्धसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक मात्र कोशिका, एक जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। एक जनक कोशिका या एक मात्र कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं।
अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? इसमें एक संतत कोशिका, एक संतत कोशिका 4 अर्ध कोशिका में विभाजन हो जाती है। 4 सूत्र में, 4 भाग में कोशिका का विभाजन होता है, अर्धसूत्री में विभाजन होता है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग गड़बड़ है, इसको देख लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मेरी राइटिंग जो है हिंदी में कम बनती है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो देखिए ये कोशिका अर्धसूत्री और समसूत्री मैंने विभाजन आपको बता दिया। अब जो पदार्थ शरीर में अंदर से बाहर आते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं, वो 2 प्रक्रियाओं के द्वारा जाते हैं, एक परासरण के द्वारा और एक विसरण के द्वारा। हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, परासरण क्या होता है और विसरण क्या होता है। तो जब पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, उसे परासरण क्रिया कहते हैं। और जो दाब लगता है उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। इसी तरह विसरण में क्या होता है, ये वैसे विसरण जो होता है ये ठोस में भी, गैस में भी और द्रव, तीनों में हो सकता है, ठीक है। और मेनली गैस में होता है, क्योंकि इसके विकर्ण क्या होते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो उसे विसरण क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको, और देखो कोशिका को क्या करते हैं, हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? क्योंकि कोशिका से ही मिलकर, इन लाखों कोशिकाओं से मिलकर, अरबों कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर की संरचना का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर की ये छोटी छोटी इकाई है, अरबों कोशिकाओं से जो मिलकर बना है, ठीक है। तो ये प्लांट और एनिमल सेल के बारे में हमने आपको समझाया। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट होता है तो हमें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के बता सकते हैं आपकी समस्या क्या है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं आपको आगे के लिए भी वीडियो डालता रहूं और लोगों के लिए मददगार रहे। थैंक यू, धन्यवाद।